नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जिसमें हम जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और इसमें हम अध्याय क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं। नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और इस अध्याय में हमने पूरे इस अध्याय को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें भारत को विभिन्न छह भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए पूरा अध्ययन कर किया है कि भारत के कौन कौन से स्थलाकृतियां पाई जाती है, उन स्थलाकृतियों और ऊंचाई की विशेषताएं क्या है, वो कौन कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है, उनका विगतवार हमने वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद में हमने इसके पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे सारे अभ्यास प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें हमने सभी प्रश्नों का, चाहे वो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन हो यानी कि बहुचयनात्मक क्वेश्चन, या आपके अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक या निबंधात्मक टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, उन सबको मैंने आपके सामने हल किया है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें अभ्यास अन्य महत्वपूर्ण सवालों की ओर, जिसमें हमने पिछले वीडियोज में सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो सवाल नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। सवाल नंबर 11 आपको क्या कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान है। भारत का आपने भौतिक विभाजन पढ़ा है, जिसमें आपने भारत के तटीय प्रदेशों को पढ़ा है। भारत के तटवर्ती मैदान, जो कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो मैदान कहे जाते हैं। उनमें से आपको पूछा है कि जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है, उन तटीय मैदानों का जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसे आप क्या कहते हैं? अब ये पश्चिमी तटीय मैदान क्या है और कहां है? अब उनमें उसका आंसर तो आपका है कि सबसे जो पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी भाग है, उसे कहते हैं हम मालाबार तट। अब देखिए, भारत के तटीय मैदानों का आप देखते हैं तो यहां पर आप पाते हैं कि जो ये भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें यहां पर एक तो पाया जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है, और एक यहां पर पाया जाता है आपके पूर्वी घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है यहां पर पूर्वी घाट। अब पश्चिम पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का भाग है, उसको तो हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। और जो पश्चिमी घाट और अरब सागर है, उनके बीच का भाग यहां पर क्या है? यहां पर है अरब सागर। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का भाग है, उसको उसे कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम दिशा की ओर के जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, वो भाग, उन भाग में आपके जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसे कहा जाता है मालाबार तट। अब इनके तटों के नाम कौन कौन से हैं? जैसे आप गुजरात वाले क्षेत्र में यहां पर देखते हैं कि ये है आपका काठियावाड़ तट। ये क्या है भाई? ये काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र का तट है। मुंबई से लेकर गोवा तक का भाग है, उसे कहा जाता है कोंकण तट। उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट। गोवा से लेकर फिर आपके कर्नाटक वाला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है कन्नड़ तट। ये क्या कहलाता है? कन्नड़ तट। और फिर यहां पर आपके जो केरल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट के संबंध में एक बात यह भी याद रख लेना कि जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है, वो भारत की मुख्य भूमि पर, यानी कि द्वीप समूह को छोड़ दें तो भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले मानसूनी वर्षा मालाबार तट पर ही होती है। मानसूनी वर्षा कब से आती है? तो मानसूनी तट मालाबार तट पर आपके मानसून आता है 1 जून को, यानी कि 1 जून को जो मानसूनी वर्षा होती है, वो मालाबार तट पर ही होती है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट आपने पढ़ा है, उस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी कि वह पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो उसका नाम है अन्नईमुडी। और अन्नईमुडी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आती है 2695 मीटर। कितनी आती है भाई? 2695 मीटर। अब पश्चिमी घाट कहां पर है, उसमें कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, कौन सी यहां पर आपके पहाड़ियां हैं, तो देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पश्चिमी घाट की चर्चा की। ये यहां पर आपके फैला हुआ है पश्चिमी घाट, एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में है, लेकिन उसकी 3 आपके खंडित पहाड़ियां हैं, जिसे नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डेमम कहते हैं। ये क्या है? ये वाला भाग आपके है पश्चिमी घाट, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। इसकी छोटी छोटी दक्षिण में 3 पहाड़ियां हैं, जिसमें आपके ये पहाड़ी है जिसे कहा जाता है नीलगिरी। इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी। दूसरी पहाड़ी है यहां पर आपके
अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ियां भाई? अन्नामलाई पहाड़ियां। और जो सबसे दक्षिण की है उसे कहते हैं इलायची की पहाड़ियां, या इसे कहा जाता है कार्डेमम की पहाड़ियां। इलायची या कार्डेमम पहाड़ियां। अब इनमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नाईमुडी है, ये अन्नाईमुडी पर्वत चोटी किसमें है? ये पाई जाती है आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों में। इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में अन्नाईमुडी पर्वत चोटी है केरल राज्य में, जो कि प्रायद्वीपीय पठार, जो आपके पश्चिमी घाट की ही नहीं, ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये क्या है? ये अन्नाईमुडी संपूर्ण प्रायद्वीप की, संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि केरल राज्य में है, और इसकी ऊंचाई आपके 2695 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखेंगे तो वो मिलेगी आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेट, जिसकी ऊंचाई आती है आपके 2633 मीटर। कितनी आती है भाई? 2633 मीटर। और ये पाई जाती है आपके तमिलनाडु वाले भाग में। किसमें? तमिलनाडु में। अब जब आपके भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात आई है तो आपको कुछ बिंदु याद रखने चाहिए, जो मैं आपके लिए सामने लिख रहा हूं। इन सभी बातों को याद रखना, ठीक है? सबसे पहले आप बात याद रखना, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी भाई? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की, कुछ वन लाइनर बातें याद रख लेना। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है आपके K2, जिसे आप गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। ये आपके विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है, ठीक है? दूसरी बात याद रखना, भारत की हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी, हिमालय में सर्वोच्च चोटी की बात करोगे तो हिमालय के क्षेत्र में कौन सी आती है? वो आती है कंचनजंगा। हिमालय क्षेत्र में सर्वोच्च पर्वत चोटी आती है कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा आती है भारत के सिक्किम राज्य में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। 8598 मीटर। अब आप कहेंगे कि कंचनजंगा भारत की हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची जो K2 गोडविन ऑस्टिन है लद्दाख में, वो हिमालय में नहीं है क्या? हाँ जी, ये हिमालय में नहीं है, ये पर्वत चोटी है काराकोरम पर्वतमाला में, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है? अब आगे आप याद रखो एक बिंदु, भारत में सर्वोच्च चोटियों की बात आ रही है तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, और यह चोटी आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां पर है? गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और यह पर्वत चोटी है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पहाड़ियों में, राजस्थान में है और अरावली श्रेणी में है, ठीक है? फिर आती है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, जो कि अभी आपके आंसर में दिया है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। और यह चोटी कौन सी आती है? ये आती है आपके अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और यह चोटी आती है आपके पश्चिमी घाट में। कहां आती है भाई? पश्चिमी घाट में, केरल वाले क्षेत्र में। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके और भी बन सकता है, और वो सवाल है आपका पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। और यह चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सी है भाई? इस चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, ओडिशा में आती है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। और पश्चिमी घाट की पूछे तब तो ये अन्नाईमुडी है 2600 मीटर। तो ये कुछ वन लाइनर बातें याद रख लेना। इसमें आप विश्व की सर्वोच्च चोटी पूछे या हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो तो आपको याद है, ये माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई के साथ में, ठीक है? अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 13 है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों पर चर्चा कीजिएगा। भारत के जो विभिन्न भू आकृतिक प्रदेश है उन पर आपको
चर्चा प्रस्तुत करनी है कि भाई भारत के कौन से भूआकृतिक प्रदेश है, इनकी विशेषताएं क्या है, थोड़ा आपको विस्तार से एक्सप्लेन करना है। देखिएगा, आपके जब भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की बात करें तो स्थलाकृतियों को मद्देनजर रखते हुए भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, यानी कि भारत के 6 प्रकार के भौतिक स्वरूप है। कौन कौन से हैं ये भौतिक स्वरूप आते हैं? सबसे उत्तर दिशा में आपका हिमालय पर्वत, जिसे आप हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा आता है उत्तरी मैदान, जो आपके नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपके गोंडवाना भूमि के टूटने से निर्मित प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जो भारत का दक्षिण भाग, भारत का मध्यवर्ती भाग कहलाता है। फिर आता है भारतीय मरुस्थल, जो कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदान से संलग्न मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल कहते हैं। पांचवा आता है तटीय मैदान, जो कि आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से समुद्री क्षेत्रों की ओर फैला हुआ आपके मैदानी क्षेत्र है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के टच में एक संकीर्ण मैदानी क्षेत्रों की पट्टी है, वो तटीय मैदान कहलाते हैं। और छठवां आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह बोले तो समुद्री भाग में अवस्थित भारत के द्वीप, जिसमें आपके अरब सागर में अवस्थित द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह, जो कि 36 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और जो आपके पूर्वी भाग है उसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। तो विशेषताएं देखिएगा, सबसे पहले बात की जाती करें हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, जिसे आप हिमालय पर्वतमाला या हिमालय पर्वत कहते हैं। ये हिमालय पर्वत उत्तरी सीमाओं के साथ में फैली हुई ऊंची पर्वतमाला है एक, जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, गहरी और वी आकार की घाटियां देखने को मिलती है और युवा स्थलाकृतियों से है युक्त है। ये आपके युवा स्थलाकृतियों से युक्त है, यानी कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। विश्व में जितनी भी पर्वतमालाएं हैं उनमें सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली पर्वतमाला है, जो कि भारत में आपके विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में फैली हुई है उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे। जैसे जैसे आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, फिर आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद में आपके पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, मुख्य हिमालय श्रेणी का विस्तार मिलता है। अब मुख्य हिमालय श्रेणी, जो कि आपके सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के बीच में फैली हुई है। पर्वत चोटियों की दृष्टि से देखें तो मुख्य हिमालय लद्दाख वाले क्षेत्र में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। यह हिमालय की मुख्य श्रृंखला कहलाती है। फिर आपने यह भी देखा है कि जो नंगा पर्वत है लद्दाख वाले क्षेत्र में, उसके पास में सिंधु नदी का मोड़ है, वहां से हिमालय का जो आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र की ओर एक विस्तार पाया जाता है, जो आपके हिमालय का उत्तरी सिंटेक्स मोड कहलाता है। हिमालय का उत्तरी मोड या हिमालय का जो नॉर्थ वेस्ट सिंटेक्स कहलाता है, उत्तरी पश्चिमी सिंटेक्स कहलाता है, उसके विस्तार के रूप में किरतर श्रेणी और एक आपके सुलेमान श्रेणी अवस्थित है, जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में फैली हुई है। दूसरा आता है आपके जो पूर्वोत्तर भारत की ओर है, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, उस ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ वाले क्षेत्र से आगे हिमालय में एक मोड़ पाया जाता है, तीक्ष्ण मोड़ देखने को मिलता है, और वहां से हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दक्षिण की ओर विस्तारित हो जाता है। और यह भाग आपके पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती है, जिसमें आपके पटकाई बूम, मिजो श्रेणी, नागा श्रेणी और मणिपुर की पहाड़ियां मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि इसी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है, जो हिमालय का भाग नहीं है। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। ठीक है, अब यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से आगे पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, उन पूर्वांचल की पहाड़ियों के पास में जो हिमालय का ये जो मोड़ पाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, उस मोड़ को कहा जाता है हिमालय का दक्षिणी सिंटेक्स, या इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी सिंटेक्स, ये हिमालय का दक्षिणी मोड़ कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके हिमालय की जब आप विस्तार की बात करते हैं तो इन राज्यों में विस्तार हो गया, लेकिन इसकी श्रेणियां देखेंगे तो इसमें देखिएगा हिमालय को आप महान हिमालय, सबसे उत्तर दिशा में जो हिमालय की श्रेणी है वो महान हिमालय कहलाता है। सबसे उत्तरी सीमा क्या कहलाती है? महान हिमालय कहलाता है। फिर आपका आता है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और उसके बाद में आता है आपका शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियां पाई जाती है। अब आप नदियों के आधार पर विभाजन देखोगे तो इसमें आपके यहां पर जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, एक यहां पर नदी आपकी सतलज नदी बहती है, तो सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय का भाग है, इसे आप पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। फिर यहां पर आपके काली और सतलज नदियां हैं। काली नदी जो नेपाल और भारत की सीमा पर बहती है, तो इसे सतलज नदी,
और इस काली नदी के बीच का भाग है, इसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश और अधिकांशतः उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर आप इसे काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाला भाग, जिसका अधिकांश विस्तार नेपाल में है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग असम हिमालय कहलाता है, जो आपके भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके नदियों के आधार पर हिमालय का आपके वर्गीकरण होता है। तो इस प्रकार से आपका हिमालय का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हो, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां देखने को मिलती है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले क्षेत्र में है, नेपाल और चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों में। ऊंचाई ये 8,848 मीटर। इसी प्रकार से यहां पर आपको सिक्किम वाले क्षेत्र में आपकी एक पर्वत चोटी मिलती है, भारत की हिमालय में सर्वोच्च चोटी कहते हैं, जिसे 8,598 मीटर ऊंचाई के साथ में। इसी प्रकार से आपकी कामेट पर्वत 7,756 मीटर, नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में 7,756 मीटर ऊंची, नंगा पर्वत लद्दाख वाले क्षेत्र में 8,126 मीटर ऊंचे के साथ में 6,000 मीटर से ऊंची ऊंची बहुत सी पर्वत चोटियां महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में देखने को मिलती है। दूसरा आता है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित एक मैदानी भूभाग है, जिसमें इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण देखने को मिलता है। इसमें प्रमुख नदियां आती है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और एक आपके गंगा नदी। हिमालय के सबसे पूर्व पश्चिमी भागों में आपको नदी मिलती है सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसी प्रकार से हिमालय के मध्यवर्ती भागों में उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, सरयू, दामोदर, ये नदियां आपके उद्गमित होती है। और हिमालय के जो सबसे पूर्वी भाग है उनमें आपके ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, जिनका उद्गम हिमालय से होता है, इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टियों का आपके हजारों लाखों सालों से निक्षेपण किया जा रहा है। और उन्हीं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हिमालय के दक्षिण की ओर आपके एक समतल मैदानी भूभाग का निर्माण किया गया है, जिसे आप उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं, जो इन 3 नदियों के द्वारा निर्मित भूभाग कहलाता है। ये कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ भाग है, इसीलिए यहां पर सघन जनसंख्या बसाव देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में आप प्रमुख राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ अरुणाचल आपके असम का ब्रह्मपुत्र घाटी वाला क्षेत्र, ये प्रमुख राज्य यहां पर देखने को मिलते हैं। प्रमुख फसलों की बात करें इस मैदानी क्षेत्र में तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आपके चावल और गेहूं का आपके अच्छा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो गेहूं, चावल, और बिहार वाले क्षेत्र में देखेंगे तो चावल के साथ में बिहार और असम वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक, बिहार वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन और चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा क्षेत्र की तरफ के भाग है वहां पर जूट का अच्छा उत्पादन किया जाता है। फिर अगला भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि इस प्रायद्वीपीय पठार जो कि आपके एक काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, यहां पर बहुत सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अब इन पर्वत श्रेणियों का और इस पठारी भाग का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। रूपांतरित चट्टाने जिसे आप कायांतरित चट्टाने कहते हैं। अब ये चट्टानें कैसे उत्पन्न हुई है, इन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना भूभाग के टूटने से। अब यह भाग निर्मित हो गया था और इसके बाद में यहां पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस ज्वालामुखी विस्फोट का लावा इस पूरे क्षेत्र में फैल गया और उस लावा के द्वारा यहां पर आग्नेय चट्टानें बनी। उन्हीं आग्नेय चट्टानों पर लगातार ताप दाब बढ़ने से वो चट्टानें आपके कुछ रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बन गई। इन्हीं चट्टानों का लगातार जब धीरे धीरे अपर्दन हुआ था आपके हजारों लाखों सालों के समय अंतराल में, तो उस अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जब जब आपके आग्नेय चट्टानों का अपर्दन होता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है और इस काली मिट्टी का क्षेत्र आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काली मिट्टी का क्षेत्र विस्तृत है, जो कि कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत से छोटे मोटे पठार और पहाड़ियां पाई जाती है, जिनकी सीमांकन आप करते हैं तो इस प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण पश्चिमी घाट से, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट से, उत्तरी पूर्वी सीमा पर आपके छोटा नागपुर का पठार है। फिर आपके बीच मालदा गैप जो कि आपके मैदानी भाग है और मालदा गैप के बाद में आगे उत्तरी पूर्वी विस्तार के रूप में असम का कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तरी कछार की पहाड़ियां और फिर आपके आ जाता है एक मेघालय का पठार जिसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार से इसे की उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रायद्वीप की वो निर्धारित होती है अरावली की पहाड़ियों के द्वारा और गिर की पहाड़ियों के द्वारा।
प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा की बात करें तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये आपके बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा के पठार, इनके द्वारा उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत के दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलता है। भारतीय मरुस्थल देखिएगा, जो आपके भारत का मैदानी भूभाग है उसके पश्चिम दिशा की ओर प्रायद्वीपीय पठार की एक पर्वतमाला है अरावली। उस अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिम के साथ में टचवर्ड आपके पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें रेत के विशाल टीले देखने को मिलते हैं, जिसमें बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। ये भूभाग आपके अत्यधिक गर्म और उष्ण भाग है। यहाँ पर आपके वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। और इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में अल्पकालिक नदियां प्रवाहित होती है और उनमें एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है लूणी नदी। और विशेष रूप से यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, रेतीले टीले, जो इसकी प्रमुख विशेषता कही जाती है। फिर आता है पांचवा भाग, आता है तटीय मैदान। तटीय मैदानों की बात करें तो प्रायद्वीप के पठार के जो दोनों ओर के जो संकीर्ण तटीय भाग है, प्रायद्वीप पठार है, यह आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें यहां पर आपको पश्चिमी घाट, यहां पर आपको पूर्वी घाट मिलता है। इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से समुद्री भागों की ओर संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं यहां पर पश्चिम की ओर की पश्चिमी घाट और पूर्व की ओर की उसे कहते हैं पूर्वी मैदान। यानी कि ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये कहलाता है आपका पूर्वी तटीय मैदान। इन तटीय मैदानों को विभिन्न क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जैसे यहां पर गुजरात वाले क्षेत्र में और कुछ भाग आपके महाराष्ट्र का इसके संलग्न यहां पर कहा जाता है। गुजरात वाले क्षेत्र में इसे सौराष्ट्र का तट या फिर काठियावाड़ का तट कहा जाता है। फिर आपके मुंबई से लेकर गोवा तक का भाग है, इसे कहते हैं कोंकण तट। फिर यहां से आपके गोवा से लेकर कर्नाटक वाला भाग, आपके आगे कर्नाटक वाले क्षेत्र में कन्नड़ तट, और फिर आगे सबसे दक्षिण की ओर यह कहलाता है आपके मालाबार का तट। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भाग, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र से दक्षिण की ओर कन्याकुमारी तक का यह पूरा क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल तट। और इन डेल्टा क्षेत्रों से उत्तर में यह उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट कहलाता है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में विस्तृत है। फिर छठा भाग आता है आपके द्वीप समूह, और भारत के दो द्वीप समूह हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्व दिशा की ओर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि आपके निमज पर्वतों के रूप में विस्तृत हैं। ऐसा लगता है कि जो समुद्र के अंदर जलमग्न पर्वत हैं, उन पर्वतों के जो ऊपर उठे हुए शिखर वाले भाग है वो द्वीपों के रूप में विस्तृत है, जिसमें अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। इन्हीं द्वीप समूह के अंतर्गत आपने ये पढ़ा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान द्वीप समूह से उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। और एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसे आप कहते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी, वो भी इन्हीं क्षेत्रों में है। और दूसरा भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों से आगे है आपके अरब सागर, उसमें लक्षद्वीप समूह है, जो कि आपके कोरल द्वीप समूह है। मूल रूप से ये क्या है, कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप का मतलब है ये आपके कोरल द्वीप का मतलब है कि ये आपके क्या है, ये आपके प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ये क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर विस्तृत टिप्पणी लिखिएगा। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस पर आपको एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। अब देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो ये इसकी हम टिप्पणी लिखते हैं तो इसको कुछ बिंदुओं में रूप में लिखते हैं। देखिएगा, आप जब किसी सवाल का आंसर लिखते हैं तो उसको एक पैराग्राफ में ना लिखकर उसको बिंदु रूप में लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना अधिक हो जाएगी। सबसे पहले ये एक पुराना क्रिस्टलीय भूभाग है, यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। निर्माण इसका कैसे हुआ है, तो गोंडवाना भूमि के टूटने से यह बना हुआ भूभाग है। अब इसके प्रभाग कौन कौन से, यानी कि इसके उप विभाग कौन कौन से आप बना सकते हो। इसके प्रभागों की आप बात करेंगे तो इसमें आपको मध्य उच्च भूमि मिलेगा और दक्कन का पठार मिलेगा। ठीक है, पहाड़ियां और श्रेणियां कौन सी है, तो इसमें विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, खासी, जयंतिया, गारो, ये पहाड़ियां देखने को मिलती है। काली मिट्टी का क्षेत्र, ये ज्वालामुखी मूल की मिट्टी है ये, और ये दक्कन पठारों में पाई जाती है। यानी कि जब ज्वालामुखी मूल से जो चट्टाने, ज्वालामुखी के लावा से जो चट्टाने बनती है, आग्नेय चट्टान है, उनके अपरदन से आपके काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहां पर इसके प्रमुख प्रभाग मिलते हैं। अगला सवाल, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं की व्याख्या कीजिएगा। भारतीय मरुस्थल है, इसकी विशेषताएं आपको एक्सप्लेन करनी है कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है। जब आप भारतीय मरुस्थल की बात करते हो तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति देखिएगा। अवस्थिति कहां पर है, तो यह पाया जाता है अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर अवस्थित है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर, और राज्य पूछे तो बताना कि यह राजस्थान के पश्चिमी भाग,
पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग और गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र यानी कि गुजरात का उत्तरी भाग। फिर आपके जलवायु, जलवायु की बात करें तो ये आपके कम वर्षा का क्षेत्र है। कितनी कम है? तो ये 15 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा यानी कि 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए ये आपका शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। शुष्क जलवायु का क्षेत्र है तो यहां पर वनस्पति कैसी मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क कंटीली वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें आपके कैक्टस होते हैं, झाड़ियां होती है, खेजड़ी, बबूल, इस प्रकार के छोटे पत्तों वाली और कांटेदार वनस्पतियां देखने को मिलती है। भू आकृतियां कैसी है? यहां पर यह रेतीला मैदान है जिसमें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। ऐसे यहां पर लहरदार रूप में आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रेत के टिल्ले देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनकी आकृतियों के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। वनस्पति, यहां पर शुष्क परिस्थितियों के कारण विरल वनस्पति देखने को मिलती है, और वो भी वनस्पति कौन सी? इसमें आपको अधिकतर आपको झाड़ियां मिलेगी और कांटेदार वनस्पति, कांटेदार वे छोटी पत्तियों वाली, इनकी पत्तियां क्या रहती है? छोटी, कांटेदार वे छोटी पत्तियों वाली वनस्पति देखने को मिलती है। नदियों की बात करेंगे तो यहां पर एकमात्र प्रमुख नदी के रूप में बड़ी नदी लूनी नदी प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों में अजमेर जिले से होता है। जो अजमेर से निकलने के बाद में मरुस्थलीय भागों में, अजमेर तो क्या है? अजमेर एक आपके पर्वतीय प्रदेश का जिला है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाला एक जिला है जो अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ भाग है। इससे उद्गम होने के बाद में नदी मरुस्थलीय जिलों नागौर, पाली, जोधपुर, फिर आपके बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, इन जिलों में प्रवाहित होती हुई फिर नदी आपके गुजरात में चली जाती है और वहां जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और कभी कभार जब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो यह कच्छ की खाड़ी तक चली जाती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। ये आपके अन्य महत्वपूर्ण सवाल यहां पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं, आपको पसंद आए हैं और आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ लिया है। प्रत्येक सवाल और उसके आंसर को आपने अच्छे से समझते हुए अपने मस्तिष्क में फीड कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से इनको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। आपको सवालों को लिखना भी है और लिखने के बाद उनके आंसर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है ताकि आपकी लेखन शैली अच्छे से विकसित हो जाए। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।